नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। और देखो ऑफलाइन वाले जितने भी गए आज क्या सजा दी जाएगी जो नहीं आए हैं। हाँ, कल क्या कहा था मैंने कल होमवर्क दिया था तो मुझे पक्का पता था कि भाग जाएंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि ऑफलाइन वालों के ना मम्मी पापा का नंबर भी लेके रखूँ और जो भागे उसकी शिकायत घर तक। दरअसल मेरे ऑफलाइन में जो छात्र नहीं है उसका कारण यही है, मैं अपनी हरकतों से बाज आती नहीं हूँ और छात्र जो है गायब हो जाते हैं। आ जाओ जल्दी। 5 बजे मतलब 5 बजे, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑनलाइन वाले छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोगों को पहले यहाँ पे करना है आज मुहावरे। तो मुहावरे हम करते हैं। चलिए देखेंगे, आज मुहावरे का दूसरा सेट है। पहला मुहावरा दिया हुआ है यहाँ पे, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना का भावार्थ हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। यानी जब कभी कोई किसी भी घटना को लेकर बहुत ज्यादा लज्जित हो जाता है तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो जैसे वाक्य प्रयोग अगर हम करेंगे कि जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। आगे आता है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालने का भावार्थ हो जाएगा निंदा करना या किसी की बुराई करना। तो यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो उस महिला का तो काम ही है हर किसी पर कीचड़ उछालना। अर्थात कोई महिला है जो हमेशा क्या करती है, हर किसी की निंदा करती रहती है। आगे शब्द आता है, आगे है कलेजे पर सांप लौटना। तो कलेजे पर सांप लौटने का भावार्थ हो जाएगा दाह से कुढ़ना। दाह का मतलब यहाँ पे क्या है, ईर्ष्या से है, ठीक है। जब ईर्ष्या किसी को किसी से ईर्ष्या जलन होने लगती है, इसका भावार्थ और हो जाएगा ईर्ष्या होना। या इसका भावार्थ निकलेगा कि किसी प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना। 3 भावार्थ इसके अलग अलग हैं, परीक्षा में अलग अलग तरीके से आप लोगों को मिलता है, तो जैसा विकल्प आएगा आपको ध्यान रखना है। तो इसे ऐसे समझना है कि कलेजे पर सांप लौटना, इस पॉइंट को हम तब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको बहुत पसंद आ गई है और आप उस चीज को लेना चाहते थे लेकिन आप किसी कारण से उस चीज को नहीं ले पाए और वह उस चीज को कोई और लेकर चला गया, तो वहां पर जो आपको जलन या आपको जो एक तरह से कुढ़न हो रही है, तो उसके लिए कह देते हैं कि कलेजे पर सांप लेट रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे वाक्य प्रयोग कि मेरी उन्नति देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटता है। तो आजकल के रिश्तेदार हो गए हैं, कोई भी तरक्की देखी तो उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है, ठीक है। चलो आगे आता है बिजली गिरना। बिजली गिरने का भावार्थ हो जाएगा भारी विपत्ति आना। भारी विपत्ति मतलब कोई ऐसे इस तरह की आपदा आ जाना जिससे उसे बहुत परेशानी हो। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, जवान बेटे की मृत्यु उस विधवा पर तो उस ठीक है उस विधवा पर तो बिजली ही गिर गई। तो मृत्यु से यहाँ पे आएगा जवान बेटे की मृत्यु से उस विधवा पर। देखो यहाँ पे दो शब्दों को ना एक साथ कर दिया गया है तो इसको करेक्ट कर लेना। मृत्यु से उस विधवा पर तो बिजली ही गिर गई, इस तरह से हमारा वाक्य ये प्रयोग होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अगला शब्द आता है अक्ल का दुश्मन या अक्ल का अंधा होना। तो अक्ल का दुश्मन होना या अक्ल का अंधा होना के लिए भावार्थ हो जाएगा मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग कर देंगे, तुमने सोचे समझे बिना कुछ भी कह दिया, क्या तुम अक्ल के दुश्मन हो या तुम अक्ल के अंधे हो, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। यानी ये ना कह के कि तुम मूर्ख हो, ये ना कह के क्या कह देते हैं, अक्ल के दुश्मन हो, ठीक है। आगे आता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होने का भावार्थ हो जाएगा विश्वासघाती मित्र या अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, वाक्य में आपके आता रहता है, परीक्षा में आता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एक तरह से कि तुम्हारे आसपास ही कोई आपका शत्रु है, तो इसीलिए कहते हैं कि अरे ये तो आस्तीन का सांप निकला। तो अभी से आप भाव से अगर समझना चाहो तो आस्तीन क्या होता है, बाजू के लिए कहते हैं। अब आपके बाजू में ही सांप घुसा हुआ है तो मतलब ये कि वहां पे खतरा है। तो कहने का मतलब उसी तरह से है कि विश्वासघाती मित्र। अब कोई आपका मित्र बन के आ रहा है तो आप अपने मित्र पर भरोसा करते हैं, और वही अगर आपके साथ गलत कर दे, धोखा दे दे, तो उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाक्य प्रयोग किया है, मैंने कई बार उसकी भरसक सहायता की पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। आगे आता है पेट में दाढ़ी होना। तो पेट में दाढ़ी होने का भावार्थ हो जाएगा आयु से अधिक ज्ञान होना। मतलब एक जिस तरह की उम्र है उस उम्र से अधिक उम्र के व्यक्ति की जैसी बातें करना। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है और अगर वो 10 साल का बच्चा आपसे ऐसी बातें करे कि कोई 40-50 साल का अनुभवी व्यक्ति बात करता है, तो आप क्या कहेंगे, अरे इस बच्चे के तो पेट में ही दाढ़ी है। मतलब ये कि अपनी उम्र से ही पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वहां पे आता है पेट में दाढ़ी होना। आगे आएगा जैसे लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना जो ये मुहावरा है इसका भावार्थ हो जाएगा कि लाभ की जगह
लाभ की जगह हानि होना। अब इसको भी सही कर लो, ये हाजिर शब्द जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। लाभ की जगह हानि होना। तो जब कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसी बात हो कि आपने कभी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपने कहा कि इसमें बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो कहते हैं कि अरे इस बिजनेस को करके तो मेरे लेने के देने पड़ गए। मतलब लाभ होना था लेकिन लाभ की जगह क्या हो गया, हानि हो गई। आगे शब्द आता है अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला का भावार्थ हो जाएगा इकलौता बेटा होना। ठीक है, जैसे इकलौता बेटा होता है तो उसको ही कह देते हैं कि ये मेरे अंधेरे घर का उजाला है। ठीक है, आगे शब्द आएगा हमारा कलेजा काढ़ना। कलेजा काढ़ने का भावार्थ हो जाता है अत्यंत वेदना पहुंचाना। वेदना का मतलब क्या होता है, कष्ट, दुख। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई शब्द आपके सामने ऐसा आता है जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम अपने रोज की जिंदगी में प्रयोग नहीं करते, तो ऐसे शब्दों को याद रखना है, क्योंकि जब आप लेखन करते हैं और लेखन करते समय अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अत्यंत वेदना पहुंचाना, अब ये जो शब्द आपने दिया है, अब ये शब्द जब भी आप कहीं पर प्रयोग करेंगे, कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई लेखन कर रहे हैं या साहित्य में कुछ, आप में से बहुत सारे लोग साहित्यकार भी बनेंगे, तो आप ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो अलग ही बात आती है उन शब्दों में। तो याद रखना है इनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो कलेजा काटने का मतलब हो गया अत्यंत कष्ट पहुंचाना, अत्यंत दुख पहुंचाना। या अब देख ध्यान दीजिएगा कि पहुंचाना और पहुंचना, इन शब्दों से भाव आपका चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि उसने तो मेरा कलेजा ही काट लिया, मान लो ऐसे वाक्य प्रयोग किया, तो मतलब ये है कि सामने वाले ने मुझे कष्ट पहुंचाया है। और अगर कहें कि इस बात से तो मेरा कलेजा ही निकल गया, तो मतलब मुझे किसी बात से कष्ट हुआ है। ठीक है, तो ये क्रिया जो आपकी लगती है कि पहुंचना या पहुंचाना, ये निर्भर करेगी आपके वाक्य प्रयोग पर, जो आप जैसा वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे शब्द आता है जान पर खेलना। जान पर खेलने का भावार्थ हो जाएगा प्राणों की बाजी लगा देना, यानी अपनी जान की परवाह नहीं करना। एक तरह से कहीं पे कोई इस तरह की घटना हो गई है जहां आपको लग रहा है कि आपकी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन आप वहां पे किसी की मदद कर रहे हैं अपने प्राणों की परवाह न करके, तो वहां हम वाक्य प्रयोग करते हैं मुहावरे का कि जान पर खेलना। जैसे कि मैंने जान पर खेलकर तुमको बचाया है, यानी जहां मेरा भी खतरा था, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसे वो ऐसी जगह पे है कि अच्छे अच्छे तैराक वहां पे डूब रहे हैं और कोई व्यक्ति उसे वहां से निकाल के लाए, तो क्या कहे कि मैंने तुम्हें जान पे खेल के बचाया। ठीक है, तो वहां पे प्रयोग करते हैं। आगे शब्द आता है एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना अर्थात घोर परिश्रम करना या बहुत अधिक मेहनत करना। भावार्थ कोई भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज में। तो जैसे आप यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए मैं एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहा हूँ, मतलब बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूँ। और ध्यान रखिए, इसे दूसरे तरीके से बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप लोगों को ये मुहावरे याद करने हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। हम लोगों ने कल क्या किया था, वर्तनी मैंने आप लोगों को दी थी, होमवर्क करके आयो। ठीक है, तो गायब भी हो गए ना आज, तो जो लोग गायब हो गए हैं, तो मैंने क्या कहा था, या तो वो आज के बाद क्लास में दिखेंगे नहीं, अरे वो जब दिखेंगे तब चेक हो जाएगी इनकी कॉपी। पर कोई बात नहीं, अब पता क्या करेंगे, आज ऑनलाइन वालों को तो मैं यहाँ पे बताऊंगी ही, तो पहले चेक कर लेंगे, गलती ना हो बाद में कि हाँ मैम कर लिया ना साथ के साथ, घर पे काम करना नहीं है। चलो देखो चेक कर लो, ये चेक करना जरूरी है। मैं इसे चाहूँ तो छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है मैंने अपने आप लोगों को उस तरह से पढ़ाया है कि आप हर शब्द को बहुत अच्छे से लिखेंगे, लेकिन फिर भी छात्र गलती कर देते हैं। देखो मेरे देखने का उद्देश्य क्या होता है, देखने का उद्देश्य ये होता है कि आप लेखन करते समय कोई ना कोई ऐसी गलती कर दे रहे हैं जिसकी ओर आपका ध्यान नहीं गया है, लेकिन अगर मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगी तो वहां मैंने अगर आपको मार्क करा दिया तो वो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। सिर्फ देखने का मेरा उद्देश्य ये होता है। तो मैं जब भी कभी किसी होमवर्क की बात करूं तो प्लीज आप उसे दिखाइएगा, अगर आप पढ़ने आए हो तो। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो, नहीं सीखना है तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई आपको दंड नहीं दूंगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं, ये मैंने दिए थे ऊपर वाले शब्द तो मैंने आपको करवा दिए थे। स्वयं शब्द की आपने कर ली थी, स्वयं रह गया था, है ना, तो वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। अगर स्वयं शब्द का आपको तोड़ना है तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हमारा पहले कौन सा दंत स, ठीक है, फिर हमारा क्या है व, इसका स्वर क्या है अ, फिर क्या है य, इसका स्वर क्या है बताओ, अनुस्वार है कि अ, बताओ अब। हम्म, ऐसा तुम लोगों को किसने बता दिया, मैंने किसमें बता दिया आपको ये बात, हे भगवान, ये बच्चा, इस बच्चे के पीछे दादाजी कोई नहीं है, नाना जी भी कहाँ है। मतलब क्या गलत, आप लोगों ने क्या गलत सीखा, ये बताओ। जब आप यहाँ पे लिख रहे हो संयम,
मुझे ये बताओ कि ये जो अनुस्वार है ये स के ऊपर रखा है कि य के ऊपर रखा है? स के ऊपर है ना, तो आपको इस अनुस्वार के बाद वाली चीज तो खोजनी है। और यहाँ पे ये अनुस्वार कहाँ रखा हुआ है, व के ऊपर है कि य के ऊपर? य के ऊपर, तो ये य के बाद में है, समझ रहे हो ना? तो ये बाद में है तो क्या है, य आपका य का स्वर जो है अ है। मैंने आपको कहा था कि जब अनुस्वार आपका अंत में रहेगा तो इसका जो उच्चारण है वो आधा म आता है और ये आधा म ही लिखा जाएगा, अनुस्वार नहीं लिखा जाएगा। तो गलती तो कर दी आप लोगों ने, है ना? लेकिन आप सुधार लो, ठीक है? चलो, ऑनलाइन वाले छात्र, मैं आप सारे शब्दों को यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखते रहना कहाँ पे गलती की है, यहाँ तक कि हलंत भी चेक करना है आपको हर शब्द के साथ, ठीक है? और देखते रहना कि अगर कोई गलती हो रही है कहाँ पे हो रही है इस चीज को। यहाँ पे शब्द है हमारा बहुव्रीहि। देखो जब भी कभी आप शब्द को करते हो, मैंने आपको कहा है अक्षरों में बांट लो इसको, ठीक है? अभी अक्षरों में बांट दिया, पहला अक्षर ब है हमारा, तो इसमें व्यंजन क्या है हमारा, ब। इसका स्वर क्या है, अ। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है ह, व्यंजन। ह के बाद स्वर क्या है, छोटा ऊ है, ठीक है? मात्रा इधर से आ रही है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए इसमें व पहले आएगा कि र पहले आएगा? व, क्योंकि वह आधा है, मैंने आपको समझाया है, तो वह पहले आ जाएगा। अब व के नीचे ही पदेन रूप में र आया है तो र आ गया। अब ये जो मात्रा है यहाँ पर बड़ी ई, ये किसकी है, बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि ये र को पूरा कर रहा है, ठीक है? इसके बाद हमारा आ गया ही, तो आप बताइए ई की मात्रा पहले आएगी कि ह? ह, क्योंकि ह के ऊपर मात्रा लग रही है, ठीक है? चलो, अब इसके बाद देखो ये उद्यान, मैंने आपको कहा था कि ये उद्यान शब्द है, तो आप इसको इसके वास्तविक रूप में लिख लो, ये है उद्यान, ऐसे। और अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। देखो पहले आ जाएगा स्वर हमारा, फिर हमारा द आधा है, फिर हमारा य, और य का स्वर क्या है, आ, फिर न, और इसका स्वर अ, ठीक है? अब जिस तरह से हमने ये किया, इसी तरह से हम पद्मिनी इसको तोड़ लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, आधा द है, म की छोटी ई की मात्रा है, ठीक है? ये आ गया, तो ये पद्मिनी, ये शब्द आपका ऐसे। अब आप इसे तोड़ लीजिए, तो ये हो गया प, इसका स्वर हो गया अ, फिर आ गया द, फिर हो गया म, इसका स्वर ई, फिर न, और फिर ई, ठीक है? बात समझ में आ गई? चेक करते रहिएगा। यहाँ पे छात्र कह रहे हैं मैम मेरी आज ही बुक आई है, पेज नंबर बता दीजिए, मिल नहीं रहा है शब्दावली वाली बुक में। चलो कोई बात नहीं, कल से मैं आप लोगों को पेज नंबर बता दिया करूंगी। आज मैंने आपकी कमेंट जो है लेट पड़ी है, आप खोज लेना। ये आपके किस में था जो शब्दावली हमारी, मुहावरे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। लिख लिया, ये हटा दो। इसके बाद देखो अब तद्भव आपको पता है, इसको भी इस तरह से लिख लो, तद आधा द, फिर हमारा भ आ गया, और ये व। अब आसान हो जाएगा, तो इसका स्वर अ, फिर द, इसका फिर इसमें स्वर होगा क्या, नहीं होगा, फिर क्या है भ, और इसका स्वर अ, फिर व, और इसका स्वर अ। पुरुष शब्द आराम से लिख जाएगा, प, बड़ा ऊ छोटा ऊ, फिर र, बड़ा ऊ छोटा ऊ, फिर मूर्धा श और अ, ठीक है? संयम शब्द अब हमको पता है, देखो ये क्या है, बच्चा, और बच्चे के पीछे कौन है, नाना जी हैं, तो नाना जी हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, अनुस्वार है, तो अनुस्वार है तो ये आ गया आपका स, और यहाँ पर आ जाएगा अनुस्वार। एक चीज और आपको बताती हूँ, आपके दिमाग में ये लग सकता है कि देखो यहाँ पर असल में है क्या, ये स, इसका स्वर अ, और फिर उसके बाद है अनुस्वार, ठीक है? लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमको तोड़ के ना ये दो बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये है क्या, अ के ऊपर अनुस्वार बिंदी आ ही रहा है, तो हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम इसलिए ना इस अनुस्वार को इस अ के ऊपर ही लिख देते हैं, और हम इसको एक बार ही लिख देते हैं, ठीक है? तो याद रखना स का स्वर अ है, और अ ही अनुस्वार को क्या दे रहा है, उच्चारण भी दे रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम केवल एक ही बार लिखते हैं। इसके बाद या का स्वर अ, फिर इसका स्वर अ। अब देखो इसके बाद वर्गों शब्द आ गया, तो बताइए पहले व, इसका स्वर अ, इसके बाद आपको पता है ना ये र रेफ वाला, तो ये हमारा कहाँ आएगा, इस ग से पहले आएगा यहाँ, तो अब हमने व तो लिख दिया, तो ये र हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हमारा ग आ जाएगा, तो ये हमारा ग आ गया। अब ग के ऊपर मात्रा क्या है, ओ की मात्रा है, तो अब यहाँ पे हमारा स्वर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी क्या है, ये बिंदी भी है। अब ये बताइए कि ये जो बिंदी है ये आपकी क्या रहेगी, ये चंद्र बिंदु होगी या आपका क्या होगा, अनुस्वार होगा? तो ये चंद्र बिंदु है। क्यों, क्यों है चंद्र बिंदु? याद रखना जब किसी भी शब्द को आप एक वचन से बहुवचन की तरफ लेके जाएंगे ना, वर्गों में जाएंगे, तो ये आपका चंद्र बिंदु ही होता है। लेकिन
ये पॉइंट ऐसा है कि इसकी जगह कभी आपको ऐसा हो सकता है कि चंद्र बिंदु के स्थान पर आपको अनुस्वार भी दिख जाए, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? मान लो विकल्प में ना हो चंद्र बिंदु तो अनुस्वार भी आए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए ऑब्लिक करके यहाँ पर लिख लो, क्योंकि जब आप बिंदी लगाएंगे, हम बहुवचन जब बना रहे हैं तो बहुवचन में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम शब्दों में बहुवचन बनाने में बिंदी ही लगाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो एकदम करेक्ट ही मिले। हाँ, दो ऑप्शन जब आपके रहेंगे तो आपको चुनाव कर लेना है चंद्र बिंदु का। ठीक है, देख लिया बेटा तू। अब इसके बाद अगला शब्द आता है विच्छेद। बताइए, बहुत आसान है। वह स्वर क्या है? ई, छोटी ई। फिर च, च का स्वर क्या है? कुछ नहीं। फिर क्या है? छ, छ का स्वर क्या है? ए। फिर क्या है? द का स्वर क्या है? अ। आसान है। चलो अब देखो प्रसिद्ध। हमें पता है ये टुकड़ा, हमें पता है इसमें प हमारा आधा है, आधा मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, फिर आ गया हमारा र। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है पदेन रूप है, कोई मात्रा ना होने के कारण र का स्वर क्या है? अ। फिर ये आ गया तो हमारा स और छोटी। फिर इसके बाद आधा द कि आधा ध? आधा द। हमें पता है हमारा द आधा है यहाँ पर और ध हमारा पूरा है, तो ध का स्वर हो गया अ, ठीक है? और द पहले आएगा। चलो अब आता है शब्द हमारा चिन्ह। चिन्ह नहीं, चिन्ह। ठीक है, तो च, इसका स्वर ही, फिर ह, और फिर न, और फिर अ। ठीक है, देख लिया। चलो अब देखो इसके बाद आता है हमारा शब्द द्वितीय। अब देखो ये द्वितीय शब्द दिया है, आपको पता है इसमें क्या है? हमारा द आधा है और वह पूरा है, तो हमारा द आ गया। अब वह पूरा है, तो वह पूरा कब होगा? जब इसके साथ स्वर आ जाएगा, और यहाँ पे स्वर क्या है? छोटी ई, तो इसका स्वर हो गया छोटी ई। फिर हमारा आ गया त, फिर इसका स्वर बड़ी ई, फिर आ गया हमारा य और इसका स्वर। ठीक है, फिर देखो शब्द दिया है हमारा दुख। अब देखेंगे यहाँ पे द का स्वर क्या है? छोटा ओ। फिर हमारे पास क्या है? विसर्ग। अब हम विसर्ग को बनाएंगे, क्योंकि अब हमको क्या चाहिए? विसर्ग चाहिए। तो ये ध्यान रखना, जैसे हमने संयम लिखा था तो संयम में हमारा अ आया था, तो अ के ऊपर हमने वहीं पे बिंदी लगा के एक जगह ही लगा दी थी। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा शब्द होता कि जैसे हम कहते हैं, मान लो शाम अगर हम कहें, या मतलब ऐसे बिंदी लगा के संयम की, जैसे जैसे संयम सपोज करो कोई शब्द है, तो आ का डंडा लगा हुआ है और उसके ऊपर है अनुस्वार, तो आपको स के बाद क्या लगाना है? आ लगाना है, और फिर उसके बाद अनुस्वार लगाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है? यहाँ ऊ आ गया, और तब ऊ के बाद हम यहाँ विसर्ग लगा रहे हैं। अब सपोज करो कि ऐसा शब्द होता, मान लो ऊ ना हो के ऐसे होता, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं इसको? आप ऐसे लिखते हैं द आधा और सीधा विसर्ग। समझ गए ना? तो कभी भी अगर कोई भी ऐसा शब्द मिले आपको या कहीं ऐसी स्थिति आए तो आपको उसे ऐसे करना है, और जब आपका स्वर आ रहा है बीच में तो वो लगना है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? ख, और इसका स्वर ख। बात समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद आता है नहीं। हम्म, अनुस्वार कहाँ? ये विसर्ग है, ये इसलिए है, ये रहा ना विसर्ग। नहीं लगाया था क्या? तो दुख में लगाया नहीं आपने विसर्ग? क्यों नहीं लगाया? ये दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा है तो इसको रखोगे ना। अगर इसको तोड़ के नहीं रखोगे तो फिर जब इसको जोड़ोगे तो वो कहाँ जाएगा? देखो ऐसे आपने किया इसका वर्ण विच्छेद। अब वर्ण संयोजन क्या होगा? वर्ण संयोजन आपका होगा, जो कि मैंने नहीं बताया था कल, इसलिए छोड़ दिया कि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आप नहीं समझोगे कि ये क्या है। इस ऊ को इसके साथ मिलाकर लिखना ये, और इसको इसके साथ मिलाकर लिखना, ये हो गया ख। अब अगर आप ऐसे लिखो ये कहाँ जाएगा? अगर आपने यहाँ ये नहीं लिखा होता तो ये तो ऐसे होता था, है ये लिख के आता। अब ये आपके पास है तो आपको पता है कि आपको इसको मात्रा के साथ लगाना है। ठीक है, अब जो आपका सवाल है वो यहाँ ये होना चाहिए था असल में, मतलब जो ना एक छात्रों का जो सवाल होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि मैम आपने हमको एक पॉइंट पढ़ाया था और ये कहा था कि यदि किसी शब्द में लगातार किसी व्यंजन के बाद दो स्वर आ जाते हैं तो पहला मात्रा के रूप में और दूसरा अपने वास्तविक रूप में होता है। लेकिन इसके साथ तो आपने ऐसा कोई नियम नहीं बताया, ये भी तो अपने आप में स्वर है अलग और ये भी स्वर है, तो ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए था। किसके अकॉर्डिंग? जो आपने पॉइंट नंबर 6 लिखवाया था। तो ये वाला प्रश्न आपकी तरफ से आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना, क्योंकि बाद में अब इतना सोचा नहीं। तो देखो ध्यान दो, ये पॉइंट आपको दो वर्ण के साथ देखना है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है,
जब भी ये किसी भी व्यंजन के साथ या ये किसी भी स्वर के साथ जब लगेंगे, तो व्यंजन के साथ हो तो व्यंजन के साथ लग जाएंगे, और अगर कोई भी स्वर आएगा तो किसी भी व्यंजन में पहले कोई दूसरा स्वर लगा हुआ है और फिर ये आ रहे हैं, तो ये अपने मात्रिक रूप में ही लगेंगे, वास्तविक रूप में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, वास्तविक रूप में आपको कब देखने को मिल सकते हैं? शब्द की शुरुआत में। जैसे मान लो आपने अंग लिखा, तो यहाँ आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि ये अपने वास्तविक रूप में, हालांकि ये अपने वास्तविक रूप में है ही नहीं, इनके असल में वास्तविक रूप जो है वो यही है, मतलब जो मात्रिक रूप है वही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ये कि आपका जो द है ये पहले ऊ के साथ आता है और फिर ये विसर्ग की मात्रा इसके साथ आ जाती है और फिर ये शब्द बन जाता है आपका। समझ गए? एक शब्द है जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसको लिख लो। अब मान लो ये ऐसे आ जाए, तो अब इसे कैसे तोड़ोगे? ठीक है, अतः, और ऐसे शब्द आता है प्राय, है ना। अब अपना दिमाग ये चला लो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितने टाइप के शब्द हो सकते हैं लिखने के लिए, तोड़ने के लिए, मैंने सारे टाइप के शब्द यहाँ पे दे दिए हैं। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे मान लो आता है ये आ रहा है, अगर ऐसा कोई और शब्द आपके दिमाग में हो जिसे आपको लग रहा हो कि मैम इसे तोड़ने में हमें दिक्कत होगी, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। अभी अभी अगर पूछना अभी पूछ सकते हो, बाद में पूछना बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, जब भी रहे तो उसे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो नहीं शब्द है, आप इसको कैसे तोड़ोगे? न इसका स्वर, फिर ह इसका स्वर, बड़ी ई, और फिर क्या है ये चंद्र बिंदु है। ठीक है, अब मान लो अगर परीक्षा में चंद्र बिंदु नहीं रहेगा तो क्या मिल सकता है? अनुस्वार मिल सकता है। लेकिन अगर चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों रहेंगे तो कौन सा सही करोगे? चंद्र बिंदु। क्षत्रिय शब्द दिया हुआ है, देखो इसको तोड़ना है। ये किस वर्ण से बना है? तो किस किस से बना है? आधा क और मूर्धा श। क्या मात्रा है? अ की, तो अ की मात्रा आ गई। ठीक है, फिर इसको तोड़ना है। ये किससे मिलके बना है? आधा त और र। क्या मात्रा है? ई, तो इसका मतलब र की ई मात्रा है। फिर आ गया य और फिर हो गया अ। ठीक है, इस तरह से होगा। और कभी इस टाइप का जब शब्द कभी कभी आता है, मान लो आपसे संयोजन करने के लिए आ जाए, तो वहां पे हमारे छात्र अक्सर गलती कर जाते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर शब्द में क और श साथ में आ रहे हैं तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और त्र और र तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि त आधा है तो र पूरा लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये बनेगा ही बनेगा, इसके नीचे बनेगा। ठीक है, तो वो मानक रूप आपके सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें फिर आप इसका मानक रूप ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। जो भी मैंने आपको वर्ण सिखाए हैं, संयुक्त वर्ण रूप, अगर आपने उनको उस समय गंभीरता से नहीं लिया जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैम ने वो क्यों पढ़ाए थे। तो आप उनको अब गंभीरता से ले लेना एक बार जाके। अब जो ये आपको छुट्टी मिल रही है 4 दिन की, इन 4 दिन की छुट्टियों में उसको फिर दोबारा दोहरा लेना। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका भी लिखवा देती हूँ, ये फिर मिट जाएगा। अतः कैसे लिखोगे? वास्तविक रूप आ गया त और विसर्ग। ठीक है, और प्राय का प और र, इसका स्वर क्या है? आ, फिर य और विसर्ग। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम दुख में विसर्ग क्यों लगता है? दुख में विसर्ग इसलिए लगता है क्योंकि वहां उच्चारण है, वो दुख है, यानी जैसे बोलते हैं हम वहां पे ह का उच्चारण जो लेते हैं वो विसर्ग वाला उच्चारण वहां पे लेते हैं। वर्तमान समय में हम हिंदी में जो दुख शब्द है उसको ऐसे ही उच्चारित करते हैं, पर क्योंकि अभी ये संस्कृत से लिया गया शब्द है तो हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं। आजकल आप देखेंगे तो किताबों में दुख ऐसे भी लिखा जाने लगा है, क्योंकि हम बोलते ही ऐसे हैं, हमें ऐसे बोला ही नहीं जाता। अगर आपको दुख शब्द का सही उच्चारण सुनना है तो पुरानी वाली महाभारत देख लेना, उसमें भीष्म पितामह ने बहुत बार प्रयोग किया है, तो उसमें आपको स्पष्ट सुनाई देगा कि संस्कृत में हम कैसे बोलते थे। अच्छा, ये बताओ कि दुख का विलोम क्या है? सुख। और ठीक है, चलो अब उसी में आता है एक शब्द खुश। खुश भी तो होता है, तो खुश किस भाषा का शब्द है? फारसी। ठीक है, उर्दू भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुख का हिंदी क्या है, मतलब यही जो हमने खुश खुश होने का हिंदी, प्रसन्न। ठीक है, तो आप कहना मैं बहुत खुश हुआ, नहीं मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है, इस तरह से बोलते हमें याद किया करवाते हैं। ठीक है, नहीं उतार लिया ये। आप देखो यहाँ पे आपका जो वर्तनी वाला टॉपिक था ये यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब बताइए आप लोगों ने जो किया था कितने गलत किए थे? हुआ किसी का गलत? ऑनलाइन में बताएं, ऑनलाइन में कितने का गलत हुआ? स्वयं गलत हुआ था और बाकी सब ठीक है? पवन, 3 गलत हो गए थे। कौन से? संयुक्त वर्ण वाले? अरे उद्यान वाला गलत कर दिया, मैंने तो बताया भी था कल।
चलो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना, अब मत करना गलती। अब देखो देखना है यहाँ पर, आज हम लोग करने वाले हैं अब हमारा जो वर्ण विभाग था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। जो हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्ण क्या होता है ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप में से किसी के दिमाग में कोई डाउट रह गया हो वर्णमाला से संबंधित, कि वर्णमाला में ये टॉपिक मैम नहीं करवाया है आपने, तो अब आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन वाले छात्र अपने डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एसी चला दूं थोड़ा, कमरे में थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है ना, क्योंकि मेरा सीपीयू थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, अगर ये गर्म हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है संधि, यानी हमारा यहाँ से शुरू होता है दूसरा पॉइंट, शब्द विभाग। जब मैंने आप लोगों को पहले दिन की क्लास ली थी, तो पहले दिन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम व्याकरण को 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा वर्ण विभाग, दूसरा है शब्द विभाग। यहाँ से बनाएंगे हम शब्द। तो ये जो आप लोगों ने अभी वर्ण विच्छेद जो सीखा करना, तो यानी पहले हमने शब्द बनाए हुए हैं और वर्ण विच्छेद किया है, और उनका संयोजन करना मतलब शब्द बनाना ही होता है। तो हमने स्वर और व्यंजन को मिलाकर आपस में और फिर अक्षरों को रखकर जैसी जरूरत हुई वैसे हमने शब्द निर्मित कर लिए। अब जब हमने शब्द बना लिए तो शब्द हमारे कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो ऐसे ही जन्म लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो किसी के जोड़ तोड़ से मिलकर बन जाते हैं। तो और बहुत सारे शब्द आते हैं, फिर शब्द होते हैं, शब्द के पर्यायवाची होते हैं, शब्द के विलोम होते हैं, शब्द के अनेकार्थक होते हैं, ठीक है। तो यानी बहुत सारे वर्गीकरण हमारे शब्दों के चलते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण, यानी आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, शब्दों का वर्गीकरण। पर आज हम शब्दों का वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे, हम बस शब्दों के वर्गीकरण की एक श्रेणी को जानेंगे। यहाँ पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हम शब्दों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। हम आज यहाँ पर एक आधार ले रहे हैं, रचना या बनावट के आधार पर। आप इसको निर्माण भी कह सकते हैं, ठीक है। शब्द के निर्माण के आधार पर, दोनों में तीनों में से कोई सा भी शब्द आपके सामने आ सकता है। तो जब हम शब्दों की रचना करते हैं, या हम जब शब्दों का निर्माण करते हैं, या हम जब शब्दों की बनावट देखते हैं, यानी कि वो बने कैसे हैं, तो इस आधार पर हम शब्दों को 3 प्रकार में बांट देते हैं। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये 3 प्रकार में बांटते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्गीकरण आपका दिया है, ये थोड़ा सा वर्गीकरण ना गलत दिया है, क्योंकि जब आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि मैम ये 3 अलग अलग क्यों दिए हैं, ये तो 2 ही होने चाहिए। कि हमारे कौन कौन से? रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, क्योंकि योग रूढ़ शब्द जो है वो यौगिक का ही एक तरह से भेद है, मतलब उसी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि विद्वानों ने हमारा बांट दिया है, और परीक्षा में जब ये पूछा जाता है तो आपको 3 ही प्रकार देने पड़ते हैं, अलग अलग परिभाषा देनी पड़ेगी, तो आप इसको अलग करके रख लीजिएगा। तो वैसे तो हमारे शब्द 2 ही प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। सवाल उठता है कि रूढ़ शब्द हैं क्या और यौगिक शब्द क्या हैं। तो रूढ़ शब्द का एक दूसरा नाम भी आ जाता है मूल शब्द, लिख लीजिएगा इसे। परीक्षा में कई बार प्रश्न मिलेगा, निम्न में से मूल शब्द कौन सा है। तो मूल का मतलब समझते हो? मूल का मतलब होता है जड़। जड़ मतलब प्रारंभिक अवस्था। वह शब्द प्रारंभिक अवस्था में क्या था। तो कोई शब्द जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यानी मूल शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जो है लोगों ने थोड़ा अलग तरीके की दी है, कि जैसे रूढ़ शब्द की परिभाषा आती है कि वे शब्द जो जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते, अगर हम तोड़ते हैं तो वो अपना अर्थ खो देते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो कई बार हमारे छात्र इस परिभाषा को समझ नहीं पाते, तो इसलिए मैंने आपको दूसरे तरीके से समझाया कि कोई भी शब्द जिस रूप में जन्म ले रहा है वही उसका रूढ़ शब्द है, यानी वही उसका मूल शब्द है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में छात्र ने कहा है कि पुरानी वाली बुक में विराम चिन्ह भी है। मैम देखो, विराम चिन्ह आपका पहले मैं संधि से पहले जरूर करवाती थी, लेकिन अभी विराम चिन्ह आपका वाक्य से पहले होता है, तो इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया है उसको। हम वाक्य से पहले पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको वहां भी पढ़ना है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा शब्द, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? योग प्लस इक। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और इसको देखो, आगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, ये जो अभी मैं पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ ये 4 टॉपिक को कवर करेगा। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और ध्यान रखिएगा कि ये क्या नियम होता है संधि समास का, क्या नियम होता है प्रत्यय उपसर्ग का। ये सारी चीजें आपकी निर्भर करेंगे इसी पॉइंट पर, अगर आपने यौगिक शब्द को समझ लिया कि क्या बनता है। फिर एक पॉइंट आता है कि हमारे छात्र अक्सर हर शब्द में समास पूछते हैं,
हर शब्द में संधि पूछते हैं, हर शब्द में प्रत्यय समझ लेते हैं, हर शब्द में उपसर्ग समझ लेते हैं। तो जो मैं अभी यहाँ पे व्याख्या कर रही हूँ, इस व्याख्या से आपको ये बात क्लियर होगी कि हिंदी के शब्दकोश में दिए गए हर शब्द में प्रत्यय नहीं होता, हर शब्द में उपसर्ग नहीं होता, हर शब्द में संधि या समास भी नहीं होता। तो वो किस में होता है? तो वो होता है यौगिक शब्दों में। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो किसी के योग से बने होते हैं, जिसमें कम से कम दो शब्द आपस में मिलते हैं। अब ये दो शब्द आपस में मिलते हैं, इनके आपस में मिलने के चार तरीके होते हैं। एक तरीका होता है संधि विधि द्वारा, एक होता है समास विधि द्वारा, एक होता है उपसर्ग विधि द्वारा और एक होता है प्रत्यय विधि द्वारा। इसके साथ ही इसमें पॉइंट आता है कि जो तरीका हमने यहाँ पे लिया है कि अब दो शब्दों से मिलके बनेंगे, अब ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई भी शब्द उठा के कहीं भी जोड़ा और उसमें उसका नियम लागू हो गया और हमने बना दिया वो शब्द, नहीं। इसमें भी एक शर्त लागू होती है इन सबके साथ कि आप जिन दो शब्दों को लेंगे, जैसे मान लो शब्द नंबर 1 और शब्द नंबर 2, आप इन दो शब्दों से मिलाकर कोई एक शब्द बना रहे हैं, तो शर्त ये होती है कि ऊपर दिए हुए दोनों शब्दों का अर्थ या दोनों में से किसी एक शब्द, वो किसी एक क्या, जो रूढ़ शब्द है, मूल शब्द है, उसका अर्थ इसमें निहित होना चाहिए। अगर उसका अर्थ इसमें नहीं आ रहा और बिल्कुल अर्थ अटपटा हो रहा है, तो वह शब्द उससे नहीं बना। समझ गए? अब आप कहेंगे कि मैम ये बात हमको समझ नहीं आई कि क्या आपने कहा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट समझाती हूँ। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा ये सारी चीजें ना आपको आगे मिलेंगी, अभी मैं बस छोटा सा ले रही हूँ जो उतना जितना हमको यहाँ पे बेसिक समझना है, ठीक है। तो ये जो यौगिक शब्द होते हैं, जिनके बारे में हमने जाना कि ये योग से बनते हैं, किसी के जोड़ से बनते हैं, तो इस प्रकार के शब्द हमारे चार होते हैं, जिनको ही हम शब्द निर्माण की विधि के अंदर रखते हैं। और ये चार हैं हमारे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो अब हम जो मैंने अभी आपको पॉइंट यहाँ पे बताया उसी को यहाँ पे समझना, मैं उदाहरण देके आपको समझा देती हूँ कैसे। मैंने कहा कि ऊपर के शब्दों का अर्थ नीचे आपको मिलेगा। जैसे कि एक शब्द है आपका, सबसे पहले मैं संधि से उदाहरण लेती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे इस पॉइंट को देखा ही है, संधि में देंगे हम, ठीक है। अभी संधि में जैसे एक शब्द है आपका हिम प्लस आलय, बहुत सरल सा है, बताइए क्या बनता है इसका शब्द? हिमालय बनता है। तो हिम प्लस आलय को जब हम जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है? हिमालय। ध्यान दो, ऊपर जो शब्द हैं दोनों शब्दों का अर्थ इसमें निहित है। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, ठीक है। और आलय का मतलब होता है स्थान। तो हिमालय क्या है? बर्फ का स्थान। हिमालय किस पर्वत को कहा जाता है? जिस पर्वत पर बर्फ ही पाई जाती है, इसीलिए उस पर्वत का नाम हमने हिमालय ही रखा हुआ है। किसके कारण? बर्फ के कारण। तो जो ऊपर यहाँ पे ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, इन दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा वही अर्थ बन रहा है। तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जो आपका शब्द मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, संधि में दिख गया। अब ये ध्यान रखिएगा, आप आगे अब जितनी भी संधि करेंगे ना, तो ये आपका स्वयं का काम होगा दोनों शब्दों के अर्थ नीचे खोजने का। समझ गए? इसी से आपको आने वाले टाइम में संधियों की पहचान होगी। तो जब ये जो प्रश्न रहता है ना छात्रों का कि मैम हमको तो पता ही नहीं चलता शब्द में कैसे किस में संधि है भी कि नहीं है, तो आपको इसी पॉइंट को अगर शब्द में आप खोजते हैं तो आपको वो पहचान हो जाएगी। दूसरा उदाहरण लेती हूँ। हाँ, नहीं, हम हमेशा मूल नहीं रहेंगे, उसमें बदलते रहेंगे। कोई एक शब्द आपका, उनमें से कोई एक शब्द मूल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है दोनों भी नहीं हो मूल, तो फिर क्या होंगे? तो कोई एक शब्द उपसर्ग हो सकता है, कोई एक शब्द प्रत्यय हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी शब्द होते हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको वो देखने को मिलेंगे, तो जब हमको देखने को मिलेंगे तो हमें ये अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे फिर प्रत्यय पढ़ेंगे, है ना। मैंने अभी मूल शब्द वाला लिया है, अभी जो लिया है, हम अभी संधि जब करेंगे ना उसमें उदाहरण आएंगे तो वहां पे उपसर्ग वाला भी लूंगी और प्रत्यय वाला भी लूंगी, तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ मूल शब्द ही लिया था, ठीक। अब इसी तरह से जैसे मान लो उपसर्ग का उदाहरण लेती हूँ। उपसर्ग में हमने अ प्रत्यय, अ उपसर्ग है हमारा और जो मूल शब्द है वो है सत्य, ठीक है। इसको हमने जोड़ के बनाया तो शब्द हमारा क्या बन जाता है इसमें? असत्य। तो यहाँ पर ये बताइए कि इसमें सत्य का मतलब क्या होता है? सच। और असत्य का मतलब क्या होता है? झूठ, यानी जो सत्य नहीं हो। तो अ जो हमारा उपसर्ग है इसका भाव होता है नहीं से, तो जो सत्य नहीं है वही क्या है? असत्य। तो ऊपर वाले शब्दों का अर्थ निहित है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग में कभी कभी ऐसा होता है कि उपसर्ग का अर्थ भी नहीं आता, सिर्फ मूल शब्द का ही अर्थ उसमें आ जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि या तो दोनों शब्द या तो दोनों में से किसी एक का अर्थ, दोनों में से किसी एक का अर्थ जरूर होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो यहाँ पर। अब प्रत्यय का उदाहरण मैं आपको ये सामने लेती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारी शब्द लिए हैं, बस सरल सा ले लेती हूँ जो आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो शब्द है आपका पढ़,
यानी पढ़ना शब्द आता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि मोहन पढ़ रहा है, अब इसी में मैं आकू प्रत्यय लगा दूं तो क्या शब्द बनेगा? तो शब्द बना हमारा पढ़ाकू। अब बताइए पढ़ाकू का मतलब क्या होता है? किसे कहते हो आप पढ़ाकू? जो बहुत ज्यादा पढ़ता हो। तो आपको देखो प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये याद रखिएगा, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। लेकिन इसमें जो ये यहाँ पे धातु आई है पढ़, इसका अर्थ तो इस शब्द में निहित है, यानी पढ़ाकू मतलब पढ़ने वाला। तो इसमें आ गया पढ़ने शब्द का अर्थ आ गया, तो इसका मतलब यह शब्द भी हमारा बना है, यौगिक शब्द है, ठीक है। अब उसी तरह से ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये आपको सिर्फ समझना है, इसको उतारना नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं समास से। जैसे मान लो हमारे पास शब्द है राजा का कुमार, तो राजा का कुमार जो शब्द होता है, इसको हम जोड़ के जब समास बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? राजकुमार। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे हो गया राजा मतलब कोई राज करने वाला, और कुमार जो होता है पुत्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। कुमार पुत्र का पर्यायवाची कहते हैं। अब जो राजकुमार होता है, आप किसको राजकुमार कहते हो? राजा के पुत्र को कहते हो। कभी आप भी हो राजकुमार? आप अपने आप को राजकुमार तब कहोगे जब आप अपने पापा को राजा कहते हो, तभी कहोगे, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ समझ में आ गया कि राजकुमार शब्द के अंदर ही अर्थ निहित है राजा का पुत्र होना, तो वो राजकुमार हो गया। तो ऊपर दिए हुए शब्दों का अर्थ यहाँ पे मिल रहा है। तो अब आपको एक बात यहाँ पे थोड़ा रफ सा आपको आइडिया लेना है, मतलब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि अब जब हम संधि बनाएंगे तो ये सिर्फ संधि में ही नहीं, ये हमारे चारों टॉपिक में ये नियम काम करेगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी शब्द की संधि करेंगे आगे, तो हमें ऊपर दिए हुए जो शब्द हैं उनके अर्थ को नीचे भी समझते हुए चलना है। बात समझ में आ गई ना इतनी? तो ये बात हमको ये सिद्ध करेगी, ये हमें मदद करेगी कि किस शब्द में एक्चुअली संधि समास प्रत्यय उपसर्ग है या किसमें नहीं है, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न किया है मैम, प्रत्यय की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं रख सकते। कुछ प्रत्यय होते हैं, ठीक है, जो बने हुए होते हैं, हम कुछ भी नहीं रखते। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, उपसर्ग का होता है। उपसर्ग का अर्थ नहीं भावार्थ होता है, जो कि आने वाले शब्द के साथ मिलकर बदलता रहता है। तो उसे जब हम उपसर्ग करेंगे तो वहां पे हम भावार्थ पढ़ते हैं, वहां हमें पढ़ना जरूरी होता है। और जैसे कि हम प्रत्यय की बात करें, तो प्रत्यय में भी हमारे सामने कुछ प्रत्यय ऐसे आएंगे जो अपने साथ कुछ ऐसा भाव लेकर आएंगे कि अगर हम ये वाला प्रत्यय बना लगा दें किसी शब्द में तो ये हमेशा विशेषण ही बनाता है, और अगर हम ये वाला प्रत्यय लगा दें तो ये की संतान ही बताता है या उसकी जाति का बनाता है। तो ऐसा हल्का फुल्का भाव उसमें भी रहता है, पर हम ये बोलते नहीं डायरेक्ट। चलो, तो बात समझ में आ गई। तो शुरुआत करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है हमारा संधि। और संधि की परिभाषा हम देखते हैं। बचपन से पढ़ते आए हो, संधि किसे कहते हैं बताओ? क्या 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 कह दिया? किसे कहते हैं संधि? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये बचपन से आप लोगों ने पढ़ी है। और देखो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर संधि पढ़ाने जा रही हूँ और संधि जब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि संधि पढ़ते समय यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है किताबों में जो हमारी आती हैं, और अब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो कई बार हमारे छात्र जो है ऐसे कहते हैं कि मैम इतना ज्यादा मत विस्तार से बताओ, थोड़ा कम बताओ और हम कर लेंगे। तो ध्यान रखना, मैं अगर एक क्लास ज्यादा ले लूँ, हालांकि संधि जो है मैं 5 क्लास में लेती हूँ, लेकिन अगर एक क्लास में ज्यादा भी कर दूँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि अगर एक बार संधि आप लोगों को यहाँ पे आ गई और संधि आप लोगों को यही करनी है ना, तो सीखना है तो मैं बहुत आराम से लेके चलूंगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अब हम इसको, और हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। तो पहला शब्द हमारा कह रहा है, वाक्य कह रहा है कि दो वर्णों के मेल को मेल से होने वाले परिवर्तन यानी जो उसका विकार है उसको हम संधि कहते हैं। आपने बचपन से हमेशा यही पढ़ा। और कभी आप देखेंगे थोड़ा सा जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, तो अगर आप परिवर्तन लगा दो तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं करते ना, परिवर्तन नहीं विकार। तो विकार का असल में मतलब क्या होता है? जो संधि है, एक्चुअली ध्यान रखना, संधि में जो पॉइंट है वो यही है, और विकार का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन। मतलब ये कह रहा है कि कोई दो वर्ण आपस में मिलते हैं और क्या उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं, यानी परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो ये संधि की परिभाषा हो गई। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यहाँ ये बात समझ में आई कि अगर दो वर्णों के आपस में मिलने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहां संधि होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको और भी ऐसे शब्द बताते हैं जहां पे संधि उत्पन्न होती भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि इसमें संधि है। तो ये आपको याद रखना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं, तथा इससे बनने वाले शब्द को संधि पद कहा जाता है। परीक्षा में कभी पूछ लिया जा सकता है। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं कि क्या हम कहते हैं। इसमें उदाहरण लिखना है आप लोगों को, आप नोट्स पूरा कर लो। यहाँ पे
मैं ये जो परिभाषा है ना, इसको एक फॉर्मूले में लिखवा रही हूँ याद रखने के लिए, तो वो आपको यहाँ से लिखना है। हम इसको थोड़ा विस्तार में लिखेंगे कि दो वर्ण कौन से हैं। ये दो वर्ण हैं, कोई प्रथम शब्द है, ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जिसका मेल होता है किसी द्वितीय शब्द से, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये आपस में मेल करते हैं और इनसे उत्पन्न होता है विकार, और वो विकार ही क्या है, संधि कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको समझना है। वही विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसमें उदाहरण लिख लो, जो मैंने अभी उदाहरण बताया है आपको वही लिख लेते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, इस शब्द के अंदर जो हमारा ये है अंतिम वर्ण क्या है इसका, माँ कौन बोल रहा है, अभी इतने दिन से पढ़ते आए हो तब नहीं समझ में, अंतिम वर्ण है इसका अ, माँ क्या है इसमें, व्यंजन है। प्रथम वर्ण क्या है, आ, दोनों का मेल होता है, उत्पन्न विकार होता है आ, और यह इनके मिलने से शब्द बनता है हिमालय। अभी आप इसको लिख लो, कैसे बनेगा मैं आगे सिखाऊंगी, अभी सिर्फ नोट्स पूरा करवा रही हूँ यहाँ पे ना। लिख लिया ये, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, जब हम संधि पढ़ेंगे तो संधि हो गई हमारी। अब संधि के प्रकार, भाई संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि होती है किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है, वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से, किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से, किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से, 3 स्थिति इसमें होती है, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि, किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी व्यंजन से होता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की होती है। अब इन्हीं को हम क्रम से पढ़ेंगे, अब इन्हीं को विस्तार से हमें पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि में देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा क्या कहती है। स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ठीक है, नाम याद रख लेना इनके, तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। तो चलिए, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखिए यहाँ पर। यदि किसी, या यदि मत लिखिए, सिर्फ ऐसे ही लिखिए, किसी, देखो आप ना यहाँ पे लिखना, मैं नोट पे लिखती हूँ, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होती है, यहाँ लिखती हूँ मैं ना। तो हम दीर्घ स्वर संधि लिख रहे हैं, फिर वहां पे जगह कम रहेगी, मैं आगे लिखूंगी तो फिर पवन कहेगा कि मैम आपने यहाँ लिख दिया है ना, तो यहाँ लिखना है। लिखिए इसमें, किसी लघु या दीर्घ, किसी लघु या दीर्घ सजातीय, किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है, तो उत्पन्न विकार
विकार दीर्घ स्वर होता है। उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, लिख लिया ये। चलो अब इसको समझना है आपको, ये परिभाषा मिटा दूं इसे मैं। यहाँ पे हमने ये लिखा है, इसी को जो परिभाषा लिखी है इसको आपको ना फॉर्मूला बनाना है। ये सारी परिभाषा याद नहीं रहेगी, इसको रटना नहीं है। ये समझ में एक बार आ गई तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो आपको ना एक फॉर्मूला बनाना है जो आपको रटना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस तरह से, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि किसी लघु या दीर्घ, अब हमारे पास ये क्या है, लघु, और ये क्या है, दीर्घ। तो कह रहा है कि किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर है। चलो पहले ना फॉर्मूला बाद में आप लिखना, पहले मैं आपको ये पॉइंट समझा देती हूँ। स्वर हमारे कौन कौन से हैं जरा बताओ मुझे। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आय, ओ, आओ। हमेशा याद रखना स्वरों को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नियम जो हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी लघु या दीर्घ। अब लघु और दीर्घ हमारे कौन से वर्ण हैं? हम अगर इन स्वरों में लघु और दीर्घ की बात करें तो हमारा वो कौन सा जोड़ा है जो लघु और दीर्घ में आता है? तो हमारे पास लघु और दीर्घ का जोड़ा है आ का, और ई का, और उ का। और ध्यान रखिएगा री में भी हमें मिलता है दीर्घ, और ये हमारा ये होता है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में दीर्घ री नहीं है तो फिर हम इसको नहीं लेते। लेकिन अब जब संस्कृत की संधि पढ़ोगे तो संस्कृत की संधि में वो भी होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये मैं अभी अलग के अलग रख देती हूँ, इसको अलग ही रखना है ना। समझाऊंगी, इसका उदाहरण भी एक दूंगी, आ जाता है परीक्षा में वो। यहाँ पर क्या ये लघु दीर्घ है? नहीं, सजातीय तो है, एक दूसरे में मतलब सेम से बने हुए हैं एक साथ, और ये, लेकिन ये खैर ये सजातीय भी नहीं है और ये लघु और दीर्घ भी नहीं है। तो हम इस नियम से इसको तो बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसको क्यों बाहर करते हैं? इसको इसलिए बाहर करते हैं क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। तो हमारे पास कितने बचे? 3 जोड़े बचे। तो इस पहले नियम में हमारी 3 स्थितियां बनी। पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये, और तीसरी स्थिति ये। क्या कहता है कि ये लघु और दीर्घ आपस में अगर मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो इनमें जो दीर्घ है वो ये हो गया। कह रहा है ये आपस में मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार क्या होता है? दीर्घ स्वर। ये आपस में मेल करते हैं तो उत्पन्न विकार हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर। और ये जो फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये है आपकी दीर्घ संधि। अब चाहे आप संधि विच्छेद करें, चाहे आप यहाँ पर संधि करें, आपको बस क्या याद रखना है? ये एक फॉर्मूला याद रखना है। और अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं चलेंगे तो आधुनिक यानी आजकल के टाइम में जो आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं वो हल नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न आता था कि मान लो आपको दे दिया कि हिम प्लस आलय या पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय बन गया। लेकिन आजकल वो क्या दे रहा है? वो आजकल आपसे प्रश्न करता है कि पुस्तकालय शब्द में हुई संधि का सूत्र बताइए। अब जो उसमें संधि का सूत्र है वो क्या है? अभी जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस किस वर्ण के मेल से हुआ है तो आप उसका उत्तर कैसे देंगे? तो इसलिए आपको ये पॉइंट ये सीखना होगा। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि यहाँ पे क्या है, 3 स्थिति बनी है। पहली स्थिति है, दूसरी है, तीसरी है। तो हम इनको क्रम से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिख लिया? इसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाऊंगी, ये मैंने लिख भी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे सामने जो फॉर्मूला बनता है पहला, वो क्या बनता है? तो हमारा फॉर्मूला पहला ये बनता है, ये कह रहा है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वहां कोई छोटा अ या वहां कोई बड़ा अ रखा हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वहां पे कोई लघु हो या वहां पे कोई दीर्घ हो। इनका आपस में मेल होगा तो सदैव उत्पन्न विकार क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा, अब अगर आपके दिमाग में ये पहले से ही रहेगा ना तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने अभी समझाया ये याद है तो ये अपने आप आ जाएगा। आपकी परीक्षा में ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप पहचान जाएंगे। अगर ऐसे देकर दे दिया विकल्प में और आपसे पूछा कि ये वाला कौन सी संधि है
तो आप पहचान जाएंगे ना क्या है इसमें दीर्घ संधि। अब इसका कहने का मतलब है, मैं इस फॉर्मूले को और खोल के आपको बताती हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अगर किसी लघु अ का मेल, अब पेन मत चलाना, ठीक है, अब पेन मत चलाओ, अब यहाँ समझ लो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी अ का मेल किसी लघु अ से, या किसी लघु अ का मेल किसी दीर्घ अ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी लघु अ से, या किसी दीर्घ आ का मेल किसी दीर्घ आ से, स्थिति कोई भी हो, उत्पन्न विकार सदैव क्या होगा, दीर्घ आ। ठीक है, इसने ये समझा दिया। अब हम इसमें उदाहरण लेंगे और उदाहरण लेके अब हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक मैं उदाहरण लेती हूँ, जैसे अब पहले जो उदाहरण मैं आप लोगों को बताती आई हूँ पहले वही करवाती हूँ, ठीक है। तो जैसे शब्द आ गया आपका हिम प्लस आलय। अब इसको समझ लो कैसे बना ये हिमालय। पेन नहीं चलाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा और आप पेन चलाओ, मैं आपको समय दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बोलना है, बताइए, ये तो प्रथम शब्द हो गया, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ। आपको पता है यहाँ पे क्या है, अ, क्योंकि अभी हमने देखा हम अंतिम वर्ण की बात कर रहे हैं, तो अंतिम वर्ण हो गया अ। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आवाज आनी चाहिए, ऑनलाइन वाले छात्रों की आवाज नहीं आ रही है, बोलना है। अब ये देखो, जब हमने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या टुकड़ा बचा, क्या टुकड़ा बचेगा, हेम बचेगा, किसके साथ, हल के साथ। हल के साथ क्यों बचा, क्योंकि हमने उस स्वर को बाहर निकाला है। अब हम इन दोनों का मेल करेंगे, और संधि तो कह रही है दो वर्णों का मेल हो रहा है, और ये दो वर्ण कौन से हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के आपस में मेल हो रहे हैं। तो इसमें अब ये देखो कहाँ है ये स्थिति, कह रहा है ए और यहाँ आ, इन दोनों का मेल हो रहा है, तो हर स्थिति में उत्पन्न विकार क्या आना है, आ आना है, तो ये आ गया। यहाँ पे क्या बचा टुकड़ा, ये उतार लिया हमने। यहाँ पे क्या बच गया, हिम बचा है ना हल के साथ, उसको उतार लो, ये उतार लिया। अब देखो यहाँ पे संधि होगी इसकी, कैसे हो रही है संधि, ये जो आ है ये इसको पूरा कर देगा माँ को, पता है ना क्यों पूरा करेगा, क्योंकि माँ यहाँ पर व्यंजन है और इसके बाद स्वर आ रहा है, तो वो स्वर इसको कैसे पूरा कर देगा, मात्रिक रूप में। और यहाँ पे टुकड़ा क्या आ गया, ही, और ये बचा हुआ टुकड़ा क्या आ गया, ल, और शब्द क्या बन गया, हिमालय। हमने नहीं बनाया हिमालय शब्द को, संधि ने अपने आप बताया। और जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया है अभी वर्ण विच्छेद, वो इसी के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे हम टुकड़े अलग अलग कर रहे हैं और उनको हमें जोड़ना है। अब उतार लो, जहाँ पे आपका ये सूत्र लिखा हुआ है उसके बगल में इसको उतार लो जल्दी, ठीक है। मैं इसे मिटा दूं, नहीं ये इसे नहीं मिटा रही हूँ, पहले आप इसको उतारो, फिर वहीं पे करो, उतार के जल्दी से। और एक बात, अभी तो आप सीख रहे हो संधि करना, और इसका संधि विच्छेद भी आता है, तो संधि विच्छेद के लिए फड़फड़ाना मत कि मैम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पहले संधि करना सीखो। संधि करना आ गया, संधि विच्छेद अपने आप हो जाएगा, और मैं समझाऊंगी, अलग से क्लास लूंगी, इसलिए संधि विच्छेद की चिंता मत करना बिल्कुल भी। जितना पढ़ा रही हूँ पहले उसको एकदम पक्का कर लो अपने दिमाग में। और याद रखना, देखो आप ये कहते हो कि संधि बहुत कठिन है, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगी संधि बहुत सरल है, लेकिन अगर आप लोगों ने लापरवाही कर दी तो फिर कठिन भी हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही चलना है। समझ में आ गया ना, अब मिटा दूं इसको, चलो इसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पे एक शब्द। अब आप लोगों को रफ कॉपी निकाल लेनी है, ये तो एक उदाहरण हो गया आपके पास, अब रफ कॉपी निकाल लीजिए बगल में। यहाँ पे शब्द है आपका दिव्य प्लस अस्त्र। अब देखो इससे ऐसे आपने देखा तो शब्द आपको पता चल जाएगा कि दिव्यास्त्र बन गया, लेकिन ये देखो कि ये बना कैसे, देखो पहले एक बार फिर दोबारा बाद में करना। यहाँ देखो शब्द जो है दिव्य, इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, क्या है अंतिम वर्ण, अ, ठीक है, और अस्त्र का प्रथम वर्ण अ। ये दोनों अ कहाँ मिल रहे हैं हमको, यहाँ मिल रहे हैं ना। उत्पन्न विकार क्या होना है, उत्पन्न विकार हमारा दीर्घ ही आना है, बेशक लघु लघु है कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्पन्न विकार दीर्घ ही आना है, क्योंकि दोनों वर्ण मिलके दीर्घ बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, दिव्य बचेगा, य के नीचे हल,
ठीक है, तो या के नीचे हल बचेगा क्योंकि आ बाहर निकाला है। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, आधा श और त्र, ठीक है। अब जोड़ दीजिए आप इसको, अब इसे जोड़ेंगे तो ये इस या को पूरा करेगा, तो या को पूरा कर दिया। अब या का व जो है यहाँ पे आधा है, फिर आपको क्या करना है, बस जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको लिख देना है। अब लिख के देखो शब्द क्या आ गया, दिव्यास्त्र। और दिव्यास्त्र में कौन सी संधि है, तो यहीं से प्रश्न पूछ लेता है परीक्षक आपसे कि दिव्यास्त्र में बताइए कौन सी संधि है, बता दो आपको जिससे ये हो जाए। फिर उसके बाद में एक शब्द और दे रही हूँ उदाहरण के लिए, उसको भी उदाहरण के मतलब कर लेना। मूल शब्द मतलब समझी नहीं मैं। नहीं, आप कह रहे हो दिव्य और अस्त्र। हाँ देखो, मूल शब्द तो रहेंगे, लेकिन संधि में ये पूरी तरह से फिक्स नहीं है कि सिर्फ मूल शब्द रहेंगे, वहां पे भी उपसर्ग और प्रत्यय रह सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, वहां उपसर्ग और प्रत्यय रह सकते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ आने वाला शब्द जो है वो खुद में यौगिक शब्द हो, क्योंकि कई बार ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें 3 संधि एक ही शब्द में होती है, तो बने होते हैं वो संधियों से बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे सचिदानंद शब्द है, तो सचिदानंद शब्द के अंदर आपकी 2 संधि है, व्यंजन संधि है और उसमें स्वर संधि है। तो वो कैसे बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका सत प्लस चित्त प्लस आनंद से। तो सत और चित्त में तो व्यंजन संधि हो रही है, और फिर उसके बाद जो अंत में आता है वहां पे आपकी दीर्घ संधि हो रही है, तो वो शब्द ऐसे बनेंगे। तो अभी आपको जैसे शब्द दिए हैं ना, इनको संधि करना सीखो, ये अपने दिमाग पे ये फोर्स मत लगाओ कि ये मूल शब्द होगा कि नहीं होगा। जब आप एक बार संधि करना सीख जाएंगे और जब आप शब्दों को देखते रहेंगे तो आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाएगा कहाँ पे संधि लग रही है। अच्छा, बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिसमें उपसर्ग होंगे, अब जरूरी नहीं है कि वही उपसर्ग किसी शब्द के साथ तो वो संधि कर रहा होगा और वही उपसर्ग किसी शब्द के साथ उपसर्ग विधि से मिल रहा होगा, तो ये आपको शब्द को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे हो रहा है। तो इसमें नियम नहीं है यहाँ कुछ भी, ठीक है। एक शब्द चलो ऐसे तो ये तो दोनों हो ही गए। मान लो अगर हम देव प्लस आगमन कहें तो मैंने बता ही दिया है 2 तरह की स्थिति। ऐसा कोई शब्द नहीं मिल रहा मुझे जिसमें ना दोनों तरफ आ जाए अभी, पर आप जब अभ्यास करेंगे जो आपको दिया हुआ है वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम लेते हैं शब्द फल प्लस आहार, तो ये भी शब्द हमारा क्या बन जाता है, फलाहार बन जाता है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ आ हो जाएंगे, शब्द बन जाएगा फलाहार। ऐसे ही दुग्ध, मानो शब्द दिया है दुग्ध, दुग्धाहार जो होता है, ठीक है, तो शब्द आपका जो बनता है। अच्छा, एक छात्र ने मुझसे पूछा था कि मैम यहाँ पे जो ये है शब्द है दुग्धाहार बन रहा है ये, तो ये किससे बन रहा है, तो दुग्ध शब्द से बन रहा है। अब दुग्ध को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। तो एक बच्चे ने पूछा था कि मैम दूधाहार नहीं हो सकता क्या, तो याद रखना संधि हमारी संस्कृत शब्दों में पाई जाती है। जिस भी शब्द में आपको संधि मिलेगी आंख बंद करके कह देना कि वो संधि किसका है, संस्कृत का है, संस्कृत से आया हुआ है। हिंदी शब्दों में संधि नहीं होती है, ठीक है, तो हिंदी शब्दों में अब जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास संस्कृत के अपने अपने शब्द हैं। तो जैसे दुग्धाहार जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, संस्कृत का है। अब जैसे फलाहार हम बोल रहे हैं तो वो शब्द हमारा संस्कृत का है, यानी फल भी और आहार भी, ठीक है, तो ये चीज हमें मिल जाती है। बात समझ में आ गई, उसमें महा और आत्मा वो सब आ जाता है। अच्छा, उदाहरण के लिए, हाँ 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 बिल्कुल, जैसे हम देखेंगे शब्द है हमारा महा प्लस आत्मा, तो अब यहाँ इसमें देखिए आप आराम से कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है अंतिम में आ, और इसमें प्रथम क्या आ रहा है आ। एक बात और ध्यान रखना, जब मैं बोलूँ अंतिम तो अंतिम का मतलब क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम, और जब मैं प्रथम बोलूँ तो द्वितीय शब्द का प्रथम। कभी आप ये कहें कि मैम उल्टा बोलती हैं, अंतिम वाले को कहती है प्रथम, है ना, तो ये ध्यान रखना वर्ण की बात कर रहे हैं। दोनों को मिलाएंगे, दोनों स्थिति दीर्घ दीर्घ आए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, महात्मा, पता है यहाँ पे टुकड़ा आ गया ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, मह बचेगा। मह क्यों बचेगा, क्योंकि आ बाहर निकाला, अब ये इसको पूरा करेगा और शब्द बन जाएगा महात्मा, ठीक है। चलो अब अगली स्थिति पे चलते हैं, स्थिति नंबर 2। किसी लघु या दीर्घ ई का मेल, किसी लघु या दीर्घ ई से अगर होता है तो उत्पन्न विकार क्या होगा, दीर्घ ई होगा। इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी लघु ई का मेल किसी लघु से, किसी लघु ई का मेल किसी दीर्घ से, किसी दीर्घ ई का मेल किसी लघु से, और किसी दीर्घ ई का मेल किसी दीर्घ ई से।
चारों में से कोई सी भी स्थिति होगी, उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ ई होगा। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए शब्द आया है हमारे सामने, नदी प्लस ईश। अंतिम वर्ण क्या है इसका? दीर्घ ई। प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ई। दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ ई। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? स। यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? नद। द के नीचे हल रहेगा। द के नीचे हल क्यों है पवन? हाँ, द के नीचे हल क्यों बचा? शब्द नहीं है बच्चा, क्योंकि नदी में से ई को बाहर निकाल के मिलाया है, इसलिए यहाँ टुकड़े में क्या बच रहा है? हल बच रहा है। देखो इस पे मैं फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत सारे छात्र इसको मिस कर देते हैं और बाद में ना फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या हुआ, तो इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें से इसको बाहर निकाला है। ठीक, हाँ जी, हाँ ये कह सकते हो कि व्यंजन मूल रूप में आया है, तो हमें अब वो उसका, क्योंकि हमने ई को तो वहां, स्वर को तो वहां यूज कर लिया तो व्यंजन रह गया। ठीक है, तो कई तरीके से भी बोल सकते हो। अब देखो इसको जोड़ दो, ये जो ई है फिर से इसको क्या करेगा? पूरा कर देगा। तो ये आ गया, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ आ गया, ये आ गया, क्या बचा शब्द? नदीस। बताओ नदीस किसका पर्यायवाची है? हाँ जी, अ, नदी का, नदी, नदीस नदी का ही पर्यायवाची हो गया। बताओ बताओ, पर्यायवाची की पहले दिन की क्लास। ईस माने क्या बताया है? ईश्वर या स्वामी या मालिक। और नदी का, तो नदी का मालिक कौन है? कहाँ गिरती है जाके नदी? समुद्र में। तो किसका पर्यायवाची बना? समुद्र का। अब उठा के देख लो, उस दिन जब मैं समझा रही थी कि नदी प्लस ईस ये बनेगा, अब ईस के स्थान पर आपने ईश्वर लगा दिया तो क्या बनेगा? नदीश्वर। किसका पर्यायवाची हो गया? समुद्र का। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो अब नहीं भूलना चाहिए, अब ऐसे होगा पर्यायवाची याद। तो तब आप कह रहे कि मैम ये हमें समझ नहीं आ रहा है, कैसे करना है? वहां मैंने आपको कहा था कि बस संधि विच्छेद लिखते, मतलब संधि विच्छेद जो मैं लिखवा रही हूँ लिखते जाओ रफ कॉपी पे, वो रफ कॉपी निकालो और उसमें देखो कि लिखवाया था समुद्र के पर्यायवाची के साथ कि नहीं लिखवाया था। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई आपको? अगला उदाहरण लो, इसमें यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे एक उदाहरण आता है हमारा, कवि प्लस इंद्र, या ईश भी लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कवि आ गया और यहाँ पे कपि भी आ जाता है, दोनों शब्द एक साथ जैसे बता रही हूँ ना, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अंतिम वर्ण छोटी ई, प्रथम वर्ण छोटी ई, कौन सा आ रहा है? ये पहला पॉइंट। उत्पन्न विकार क्या आएगा? दीर्घ ही आएगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे? दीर्घ। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा? कब? क्यों बचा पवन? क्योंकि ई बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो चलो अब इसको जोड़ दो, ये जो ई है इस व को पूरा कर देगा, तो वह पूरा हो गया। यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा, यहाँ पे शब्द क्या बन गया? कवींद्र। अब कवींद्र किसको हम कहेंगे? जो कवियों में मुखिया होता है। ठीक है, कवियों में जो श्रेष्ठ होता है, हम किसी भी कवि को श्रेष्ठ माने तो हम उसको कविंद्र कहकर पुकार सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई कवि है और बहुत अच्छा कविता करता है, तो मान लो हम उसको कविंद्र कहते हैं, तो हमने उसको एक उपाधि दे दी, यानी कि तुम सारे कवियों में श्रेष्ठ हो। ठीक है, उसी तरह से ईस कह दिया तो क्या बन जाएगा? ईस आने पर शब्द क्या बनेगा? कवीस। और कवीस का मतलब भी यही हो जाएगा, यानी कवियों में जो ईस है, कवियों का स्वामी। ठीक है, अब इसी तरह से मान लो कपि शब्द बना हुआ है और उसके साथ हम इंद्र या ईश शब्द लगाते हैं तो क्या बनेगा? देखो इसे मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पर बना के देख लो इसको शब्द को। जो शब्द है हमारा कपि के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं ईश। अंतिम वर्ण क्या है? छोटी ई। प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो छोटी और बड़ी ई दोनों मिलेंगे तो भी उत्पन्न विकार क्या बनेगा? बड़ी ई। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? श। यहाँ पे क्या बचा? कप। हल के साथ बचेगा, ये ई प को पूरा करेगा तो प पूरा हो गया। शब्द क्या बना हमारा? कपीस। किसका पर्यायवाची हुआ? बताओ। कपि माने बंदर, ईस माने स्वामी, तो कपीस का मतलब क्या हो गया?
बंदरों का स्वामी। तो बंदरों के जो राजा हैं उन सबके लिए कभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं हम, सुग्रीव के लिए करते हैं, बाली के लिए भी करते हैं। वहीं पे ईश के स्थान पर इंद्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कपींद्र बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कपियों का इंद्र, यानी कपियों का राजा, वानरों का राजा, तो सुग्रीव भी, बाली भी। ठीक है, तो ये एक तरह से हम प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये किसके लिए एक आ रहा है, हम कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। पर अगर आपकी परीक्षा में कभी ऐसे आ जाए कि कपीस किसका पर्यायवाची है, तो सर्वप्रथम हम हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि हनुमान का। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तीसरी स्थिति, अब समझ में आ रहा है आपको कि पर्यायवाची कैसे चलते हैं। अब आधे से ज्यादा पर्यायवाची यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी आज ही घर पे जाके अब सारे पर्यायवाची को चेक करना कि कौन सी वाली संधि आ रही है। दीर्घ संधि बहुत सारे पर्यायवाची में आएंगी, तो अब वो याद हो जाएगा, है ना। तीसरी स्थिति क्या कहती है? किसी लघु या दीर्घ ऊ का मेल किसी लघु या दीर्घ ऊ से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ ऊ होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? किसी लघु या लघु से लघु ऊ का, किसी लघु ऊ से दीर्घ ऊ का, किसी दीर्घ ऊ से लघु ऊ का, या किसी दीर्घ ऊ से किसी दीर्घ ऊ का। चारों स्थिति है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लिखना बंद करो, पहले ध्यान दो। तो उत्पन्न विकार क्या होगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे उदाहरण लेते हैं, हमारे सामने शब्द आता है एक, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, अंतिम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। ठीक है, प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? दय। यहाँ पे क्या बचा? भान। न के नीचे हल रहेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये ऊ इस न को पूरा करेगा तो बड़े ऊ की मात्रा बनेगी। यहाँ पे क्या आ गया? भा। यहाँ पे क्या बच गया? दय। शब्द क्या बन गया? भानुदय। अब जो छात्र संधि नहीं सीखे होते तो उनका डाउट रहता है कि मैम समझ नहीं आता, भानु में कहीं पे तो छोटी ऊ की मात्रा आ जाती है और कहीं पे बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि किसके कारण हुआ है? संधि के कारण हुआ है। ठीक है, लिख लिया ये। चलो एक शब्द मुझे करके दिखाओ फिर आगे। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी जल्दी उतार ले रहे हो आप, उतार कहाँ है? उतार ली? मेरी पेन मतलब मेरी कलम बंद होती नहीं है, इतनी जल्दी उतर जाता है। इसका मतलब जब मैं पीछे मुड़ती हूँ तो तुम लोग उतार रहे हो। तुम तो चलो अभी उतार रहे हो, मना किया है ना मैंने। इतनी जल्दी हो जाता है? हाँ उतर गया, मैं जब तुरंत बोलती हूँ तो। ध्यान रखिए, जब तक मैं आप लोगों को नहीं बोलती हूँ तब तक मत उतारिए। अभी ऐसा नहीं, आएगा टाइम जब मैं बोलूंगी कि मेरे साथ उतारो, तब करना, फिर रोना शुरू कर दो। हाँ जी, किसमें? नहीं नहीं, पहले बनाना सीख लो, तोड़ने की चिंता मत करो, बता दूंगी कैसे होगा यहीं पे। अभी क्या सीखना है? भानु कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ये भी ध्यान रखना है कि भानु को ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसे अभी याद रखना है, क्योंकि जब तोड़ोगे ना तो तोड़ने में संभावना दोनों शब्दों की उत्पन्न होगी। वहां तुम्हारा सेंस काम करेगा कि सही वर्तनी कौन सी है, और जब सही वर्तनी मिलेगी तो ही आपको संधि विच्छेद मिलेगा। तो हल्के में ना लेना, इसलिए इसे ये अभी ध्यान रखना है कि शुद्ध वर्तनी क्या है, जो हम लिख रहे हैं उसको याद रखो। और देखो कोई भी चीज जो है वो हम माँ के पेट से सीख के नहीं आते, हमें यहाँ सीखना होता है। तो अगर शुरुआत में आपको भानु शब्द जो मिला है तो इसको यहाँ पे पचा जाओ कि भानु शब्द में छोटे ऊ की मात्रा होगी और उदय शब्द में भी छोटे ऊ की मात्रा होगी। तो ये आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चलो नदी में देखो यही होता है, रीजन क्या होता है, जैसे बच्चे यहाँ पे ये बना था आपका नदी और प्लस ईस, तो कई बार ऐसा होता है जो छोटे छोटे आते हैं ना उनको तो समझ लेते हैं, जैसे कपी प्लस इंद्र हो गया तो वहाँ समझ गए कि ये छोटी छोटी ई आई है तो मिलके बड़ी हो गई। लेकिन आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि माना कि जो नदी शब्द है इसकी जो वर्तनी है ये शुद्ध वर्तनी है,
ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई हो गई, और जो ई से इसकी शुद्ध वर्तनी ये है। लेकिन हमारा संधि का नियम हमें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अंतिम वर्ण ई और प्रथम वर्ण ई दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ई बनाया। और जब ये शब्द हमारा बना नदी, तो हमको यहाँ पर ये पता नहीं चला, हमें इसके भनक नहीं लगनी थी कि नदी शब्द जो है उसमें वर्तनी में कहीं अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही कारण होता है कि जब हमारे बच्चे जहाँ आगे बढ़ते हैं और उनको जब प्रॉब्लम होती है उसमें, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको भानु शब्द मैंने आपको बता दिया, अब इसी में एक अगला और करा रही हूँ, 2 उदाहरण और कराऊंगी, उसके बाद छुट्टी कर दूंगी, ठीक है, 5 मिनट और बस। ये पॉइंट समझ में आया ना? तो हाँ, वही मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्योंकि ये ओरिजिनल रूप में, तो वो आपको ओरिजिनल ही लग रहा है। अब मान लो कि जब आप संधि विच्छेद करोगे और वहां पे कोई ऐसे लिख दे नदी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है ना? ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद जो गलती आप लोगों से होती है वो यही तो होते हैं कि आप उस नियम को नहीं समझ पाते हो। अब इसमें यहाँ हमको एक शब्द मैं ले रही हूँ, शब्द है वधू प्लस उत्सव, ठीक है? इसमें अंतिम वर्ण क्या है? बड़ा ऊ है, और प्रथम वर्ण क्या है? छोटा ऊ। दोनों का मेल करेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। यहाँ पे जो टुकड़ा बचा वो ये हमने उतार लिया, और यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा? वध हल के साथ। दोनों को मिलान कर देंगे, ये बड़ा ऊ इसको पूरा कर देगा, तो यहाँ पर ये हमारा शब्द क्या बन गया? वधूत्सव बन गया। हमें पता है यहाँ पे इस शब्द में हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मूल शब्द जो है इसमें बड़ा ऊ ही है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस वधू शब्द का बहुवचन बनाएंगे, वधुएं, तो वहां पर आपका ये परिवर्तन होगा। कैसे? ये आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका वचन बदलता है तो उसमें अंतिम, अगर वर्ण आपका अंतिम स्वर या तो दीर्घ ई हो या दीर्घ ऊ हो, तो वह बहुवचन होते समय लघु में परिवर्तित हो जाता है। तो उस नियम के कारण ये होता है। तो आपको फिर इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप इनका बहुवचन बनाएंगे तो यहाँ पे छोटा आ जाएगा। अब यही प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, और ये एक शब्द के साथ काम नहीं करता, ये सारे शब्दों के साथ नियम काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप शब्दों को थोड़ी ना रट सकते हैं, शब्द तो हजारों हैं, लाखों हैं, आप क्या रट सकते हैं? नियम। यदि आपको यह शब्द पता है कि मूल शब्द ये है, अब इसके साथ लग रहा है, और देखो याद रखो, क्या याद रखना है? नियम याद रख लो, और क्या याद रखना है? मूल शब्दों को याद रख लो। उसके बाद चाहे संधि होगी अपने आप करवा लेगा कौन सा आ रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर वचन होगा अपने आप नियम आपको पता होगा, अपने आप शुद्ध लिख दोगे उसका। यही बात होती है, मैं जो यहाँ पे कहती हूँ कि जो छात्र कहते हैं ना कि हमको वर्तनी में अशुद्धि होती है, नहीं आता है, इसीलिए नहीं आता क्योंकि उन्होंने ना व्याकरण के नियमों को समझा ही नहीं है, तो इसलिए बदलता है। लिख लिया ये, ठीक है, उतार लो इसको। ये मूल शब्द आपको मिलते हैं जब आप छोटी क्लास में होते हैं, तो वहाँ पे जो आपको किस्से कहानी छोटी क्लासेस में जो आप होते हैं ना, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, वहाँ जो आपके सामने जो साहित्य दिया जाता है, तो उस साहित्य में जो आपकी कहानियाँ, गीत, कविता जो ये सब रहते हैं, तो उनमें जो कुछ लिखा होता है ना, तो वहाँ उस टीचर का काम होता है कि आपको उनको लिखवा के उन शब्दों को आपको स्थायी कर दे। अब होता क्या है कि हमारे स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता और बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाती है क्योंकि सीखना है। तो इनके सुधार का भी सबसे अच्छा तरीका क्या है? वही, आप फर्स्ट से लेके 10th तक की जो हिंदी की क्लासेज है, कहानी वाली, किस्से वाली, उन कहानी किस्सों की क्लासेस को, जो किताबें हैं उनको खोलो, उनकी कहानियों को एक बार रनिंग कर दो, लिख दो एकदम अपने हाथों से, राइटिंग कर दो उनकी, ठीक है? और राइटिंग कर दो, उसमें जो शब्द आ रहे हैं उनको सीख जाओ एक बार, आराम से आपको पता चल जाएगा। डेली दिनचर्या के ये शब्द आपके सामने आएंगे वहां पर। हाँ, ये मूल शब्द है। हाँ, जो मैंने दिए हुए हैं वो मूल शब्द हैं, जो आप लोगों को दिए हैं। हाँ, और ये आपका होमवर्क है, मैं उसको करवाऊंगी। एक शब्द और देख लो, उतार लिया ये, एक शब्द और देख लो, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको होमवर्क क्या करना है। ये नीचे वाला उतार लो, मैं ऊपर वाला तब तक लिखती हूँ शब्द। देखो, शब्द है आपका गुरु प्लस उपदेश। इसको लेके मैं इसलिए इसको बता रही हूँ, फिर ना ऑनलाइन वाले छात्र इसको डाउट में भेजते रहते हैं बार बार कि कैसे आ गया मैम, कहाँ से आ गया, ठीक है? अब देखो किस तरह से होगा। हमको ये यहाँ पर पता है कि जो ये गुरु शब्द हमारा दिया है, इसमें प्रथम वर्ण हमारा क्या है? प्रथम वर्ण हमारा यहाँ पे जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो हमारा क्या है? छोटा ऊ है, ठीक है? और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है हमारा?
छोटा ऊ है, दोनों का मेल करेंगे, उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, उत्पन्न विकार बड़ा ऊ। यहाँ पे हमारे पास क्या टुकड़ा बचा, गुरु, रा के नीचे हल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, पदेश। अब देखो ये जो बड़ा ऊ है ये र को क्या करेगा, पूरा कर देगा। अब र को पूरा करेगा तो बड़ा ऊ ही तो लगाना है आपको। यहाँ पे ये आ जाएगा और ये आ गया शब्द। शब्द हमारा क्या बन गया, गुरुपदेश बन गया। वर्तनी शुद्धिकरण में आता है ये। अब वर्तनी शुद्धिकरण में गुरुपदेश को आप बड़ा ऊ लगा के ठीक करके आते हो। वहीं पे अगर कोई पूछ लेता है कि गुरु बताइए कौन सा सही होगा, ये सही होगा कि ये सही होगा, तो फिर इस गुरुपदेश को सही करने वाले इसको सही कराते हैं। ये दिमाग नहीं लगाते कि वो संधि से बना हुआ है और उसका मूल शब्द तो ये है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें बड़ा ऊ इसलिए आया है क्योंकि ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। और इसमें गुरुपदेश में गुरु और उपदेश ये दो शब्द इसमें निहित हैं। गुरुपदेश का मतलब होता है गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, गुरुपदेश कहलाता है। तो हमें इसको इसलिए ध्यान रखना है कि ये हम गलत करेंगे, इसको काटेंगे, ये नहीं रखना। तो यही चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं यही हमारे छात्र इसको समझ नहीं पाते हैं। अब एक पॉइंट जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से। एक शब्द दिया हुआ है मैंने इसमें 1 प्लस अंकी, जल्दी से बताइए इसका क्या शब्द बनेगा। होमवर्क है आपको करने के लिए, मुझे पता है कि 1 अंकी होगा, करके दिखाओ। लिखिए अभी, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। अरे भाई 2 घंटे की क्लास नहीं होगी, इतनी जल्दी फड़फड़ा जाते हैं। मैं कहती हूँ ना 5 मिनट हो जाए कि बस, कहीं जा रहे हो क्या, 5 मिनट की क्लास है बस, अभी तो 1.5 घंटा ही हुआ है। मतलब एकदम टाइम टू टाइम, बिल्कुल मिनट देख के सेकंड देख के पढ़ते हैं, हद है। देखो शब्द आप लिख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस अंकी, इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, एकांकी। ठीक है, ये पता है मुझे, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से करने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, कलम तो नहीं रुक रही। पवन आराम से हो गया, कैसे किया बताओ। प्रथम यहाँ पे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ की अंग। अरे नहीं, याद रखना अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो देखो कि ये कौन है, बच्चा, बच्चे के पीछे दादाजी। तो पहला एक तरीका आपको ये पता चल गया कि असल में ये है ये। ठीक है, ये पता चल गया। या तो ऐसे खोल के लिखो, लेकिन अगर आप ऐसे खोल के नहीं लिखना चाहते तो आप एक काम करो, क्या आपको ये तो पता है कि मैम ने ये बताया था कि जो अनुस्वार है, अनुस्वार इस अ के ऊपर रखता है, प्रथम वर्ण तो अ ही है, तो हमें प्रथम वर्ण अ ही चाहिए। बिंदी को बिंदी बना रहने दो, यहाँ पे टुकड़ा बना लो ऐसे, बिंदी गिर तो नहीं जाएगी, जाएगी ना ऐसे। ठीक है, तो दोनों को मिला के देखो कि क्या आ जाएगा, आ। और यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार देंगे हम, ये टुकड़ा। यहाँ पे क्या बचा, एक क के नीचे हल, ये आ क को पूरा करेगा, तो ये क को पूरा कर दिया, यहाँ टुकड़ा आ गया। अब इस बिंदी को कहाँ टिका दो, यहीं टिका दो, और शब्द क्या बन गया, एकांकी हो गया, आराम से हो जाएगा। अब इसी तरह से दिन प्लस अंक दिनांक बन जाएगा, वीर प्लस अंगना वीरांगना बन जाएगा। ठीक है, मत रखो मत रखो, उतार के इसको बस आप होमवर्क जो करना है आज घर पे वो समझ लो क्या करना है। ठीक है, हो गया ये, बता दूं, चलो देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको ना कुछ मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक, बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं। अभी आपने जो कम कर दिए, जो आपकी कंप्लीट वाली है उसमें तो और भी बहुत सारे हैं, तो वो आपको सारे ही करने हैं। ठीक है, जो कंप्लीट वाली बुक में भी दिए हुआ है। यहाँ पे आपको दिया है 1 प्लस अंकी, ये तो अभी हमने किया। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे क्रम दिया है मैंने, आपको इसका अंतिम वर्ण लिखना है, प्रथम वर्ण लिखना है, दोनों का मेल कैसे हो रहा है, और फिर ये शब्द यहाँ पर लिखना है। यहाँ स्पेस ना बचे तो उस शब्द को यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सब में आपको यही करना है, अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण मिलके कौन सा आ रहा है ये आपको दोहरा के, ये आपका होमवर्क है, इसको पूरा कर लेना है। ठीक है, जो नोटबुक यहाँ पे दिया, ध्यान रखिए अगर आप चाहते हो कि आपको परीक्षा से पहले संधि दोहरानी ना पड़े, उसका रिवीजन ना करना पड़े, तो ये होमवर्क कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हम तो हमेशा दोहराते रहना चाहते हैं, तो मजे करना, फिर शॉर्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। अगर ये अभ्यास कर लिया तो ये याद रखना, अपने पोते को अपने आप पढ़ाओगे संधि, और संधि के मामले में किसी से भी भिड़ जाओगे कि संधि तो मुझे अच्छे से आती है। बस ये है कि अभ्यास करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा उसको सही कर लो। क्या है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, एक शब्द आपका आ रहा है यहाँ पर, ईक्षण शब्द लिखा होगा कहीं पे ना, ऐसे लिखा होगा ईक्षण, तो इसे ना बड़ी ई बनाना है।
ये ईक्षण होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को आगे देखेंगे, ऐसे तो ये आपके 29 पेज पे है, मृत्यु प्लस उपरांत के ऊपर और पदम प्लस आकार के नीचे है ये शब्द में। लेकिन मान लो अगर नहीं मिलता है ना, तो जब भी आप पढ़ेंगे इसको अलग से नोट कर लो कि जब भी कहीं पे ये ईक्षण आएगा, इस ईक्षण शब्द का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, परीक्षण करना, निरीक्षण करना, ठीक है। तो ये ईक्षण शब्द है। एक जगह टाइपिंग मिस्टेक होगी, एक जगह सही है, मतलब 2-3 जगह आया हुआ है, बाकी जगह सही है, लेकिन एक जगह ये लघु ही हो गया है, तो इसको सही कर लेना, ये याद रखना। ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम आज पहली बार संधि पढ़ रहा हूँ, मजा आ गया।